चल, करते हैं। अच्छा, तो ये हम बात कर रहे थे कि कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है, और इसमें जो वेरिएबल कॉस्ट की हमने बात की, फिक्स्ड कॉस्ट की, और डेट टू इक्विटी रेशो, ये दो तीन चीजें थी जो टर्म्स मैंने डिस्कस की। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है इस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो दो हैं। वो सबसे पहली चीज तो ये कि अब मैं फाइनेंस मैनेजर हूँ, और मैंने ये बताना है कंपनी, मैं डिसीजन मेकर हूँ, और मैंने ये डिसाइड करना है कि मैंने कितने पैसे रेज करने हैं। ये तो है ही, वो मतलब हो गया। पैसे मुझे चाहिए फॉर द कंपनी। लेकिन ऐसे बोल। किस कहाँ से, व्हाट विल बी द अप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर, कितने परसेंट इक्विटी लेनी है, कितने परसेंट डेट लेना है, ये डिसाइड करना सबसे इम्पोर्टेंट काम है, जो कि जरूरी है और जो कि करना चाहिए, और इसकी किस बेसिस पे करना है, ये चीजें देखनी है। अच्छा, अब ये जो सवाल है कि जी कितना कैपिटल स्ट्रक्चर, क्या कैपिटल मिक्स होना चाहिए, इसके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। ये एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, ये जार्गन है, कैपिटल मिक्स भी से कहते हैं। ये कितना होना चाहिए, इसके लिए दो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं थ्योरेटिकली। एक पॉइंट ऑफ व्यू है विद रिस्पेक्ट टू द शेयर होल्डर्स। ठीक है, शेयर होल्डर्स ये समझते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये थ्योरेटिकल बातें हैं, ये ऑब्वियसली जो सिचुएशन को देखते हुए। मैम नुमेरा और मिसबा ज्वाइन करना चाह रही हूँ, उनको इन कर दे। अच्छा, अच्छा जी, तो ये दो पॉइंट ऑफ व्यूज हम डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, कि अब कितने परसेंट कैपिटल इक्विटी हो, कितने परसेंट कैपिटल डेट हो, उसकी प्रॉपर्टी रखता हो। ये डिसाइड करने के लिए दो पर्सपेक्टिव हैं लिटरेचर में, जो आपकी किताब आपको बताती है। वो कहती है कि देयर आर टू पर्सपेक्टिव्स। एक है शेयर होल्डर्स का पर्सपेक्टिव। शेयर होल्डर, देखिए ना, अभी जैसे हमने थोड़ी देर पहले भी बात की कि देयर आर मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, क्रेडिटर है, वो देखता है, उसका इंटरेस्ट है आपकी आपकी जो डिफॉल्ट रिस्क है, वो उसको देखता है कि आप क्या, आप में इतनी एबिलिटी है कि अपने जो आप कर्जे लिए हैं वो वापस कर सकेंगे, जो कमिटमेंट आप कर रहे हैं और जिसके बदले आपने मुझसे पैसे लिए हैं वो आप वापस कर सकेंगे। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। शेयर होल्डर्स का कंसर्न प्रॉफिटेबिलिटी होता है। इसी तरह डिफरेंट शेयर होल्डर्स हैं। अब फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट का कंसर्न डिफरेंट है, जो एम्प्लॉय है उसका कंसर्न डिफरेंट है। तो ये जो शेयर होल्डर्स हैं, इनका पर्सपेक्टिव ये है कि अगर आप लेवल ऑफ डेट बढ़ाएंगे, तो ऑब्वियसली जैसे हमने प्रीवियस डिस्कशन में बताया था, बात की थी, कि अगर आप डेट ज्यादा लेंगे तो आपको टैक्स शील्ड ज्यादा मिलेगी। क्यों टैक्स शील्ड ज्यादा मिलेगी? क्योंकि आपको इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ा है, उससे आपको टैक्स कम पे करना पड़ेगा, आपको उससे टैक्स शील्ड मिल जाएगी। ये उनका पर्सपेक्टिव है। तो कहते हैं कि जब तक आपकी ऑपरेटिंग इनकम जो है दैट इज हायर एज कम्पेयर टू द, जो आप कॉस्ट बेयर कर रहे हैं डेट पे, यानी कि जो इंटरेस्ट रेट है, उससे आपकी इनकम अगर ज्यादा है जो आप अर्न कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप 100 रुपए हैं, 100 रुपए में से आपकी, जैसे सपोज 10 रुपए आप दे रहे हैं इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हैं, 100 रुपया बेच किया, डेट लिया, 100 पे आपने, 10 रुपए आपने कहा कि अपने बैंक को वापस करेंगे एज एन इंटरेस्ट। ये जो 100 रुपए थे, आपने जब किसी बिजनेस या किसी इन्वेस्टमेंट में लगाए या किसी प्रोडक्शन की इसमें, तो प्रोडक्शन करके प्रोडक्ट मतलब बनाई, प्रोडक्ट बना के जब आपने वो सेल किया, तो सेल आपने उसे 120 रुपए में किया। ये जो 120 रुपए पे सेल किया, उसमें से माइनस करें आप 7, जो कि आपने इंटरेस्ट कॉस्ट पे की थी, तो ये 20 में से 7 आपको 13 रुपए फिर भी आके बचते हैं। तो ये पॉइंट ये कहता है कि जब तक आपकी जो ऑपरेटिंग इनकम है वो ज्यादा है, वो कॉस्ट कम नहीं होगी। जब तक आपकी ऑपरेटिंग इनकम ज्यादा है एज कम्पेयर टू द कॉस्ट यू आर बेयरिंग फॉर सिक्योरिटी, फॉर एग्जाम्पल जो इंटरेस्ट आप बेयर कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यू कैन टेक, उतने लेवल तक आप डेट ले सकते हैं। जब तक आप, मतलब ऐसा ना हो कि आपकी कॉल ज्यादा हो और आप जो अर्निंग कर रहे हैं वो कम हो, तो फिर आप मैनेज कहाँ से करेंगे, आप इंटरेस्ट कैसे करेंगे। ये इनका पॉइंट व्यू है। मैनेजमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है, ये है कि जो आपका कैपिटल है वो, उसमें लीवरेज कम से कम होनी चाहिए। तो ये बात है, कंपनी कहती है, दे व्यू इट एज हैविंग so different capital mix lead to a reduction in the company's overall cost of capital। मैनेजमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप इस एक सोर्स पे रिलाई ना करें, आप मिक्स ऑफ अपना जो कैपिटल है, कैपिटल स्ट्रक्चर है, उसको मिक्स रखें। आप उसमें इक्विटी का एलिमेंट भी लेके आए, आप उसमें डेट का एलिमेंट भी लेके आए। इससे क्या हुआ कि आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। तो ये दो पॉइंट ऑफ व्यू है। अब देखिए, देयर वैरायटी ऑफ थिंग्स, देयर वैरायटी ऑफ फैक्टर्स आपके सामने मौजूद हैं, और जितनी आपकी चॉइसेस बढ़ती जाती हैं, उतना ही फैसला करना थोड़ा मुश्किल होता जाता है। तो ये बात है। अच्छा, ये पॉइंट है। उसके बाद देखिए, देयर आर सर्टेन फाइनेंस थ्योरीज विद रिलेटेड टू कैपिटल स्ट्रक्चर। कुछ फाइनेंस की थ्योरीज हैं, कुछ कहती हैं कि आप डेट लें
आप इक्विटी से पैसा रेस करें, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपका असल काम है पैसा लेना, पैसे को इस तरह यूटिलाइज करना है कि आपको रिटर्न ज्यादा मिले। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी आपकी कौन क्या क्या आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है, कितने परसेंट आपको डेट लेना चाहिए, कितने परसेंट नहीं लेना चाहिए, क्या ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए, डजंट मैटर। खासतौर पर ये जो मॉल गिलानी और मिलर है ना, ये बड़े मशहूर जमाना फाइनेंशियल थियरिस्ट हैं। उन्होंने ये जो थ्योरी प्रपोज की थी इसकी जो फाइनेंस से रिलेटेड, इसमें उन्होंने ये बात की, इससे फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी की का क्या कैपिटल स्ट्रक्चर है, ये उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल का है। लेकिन देर आर सर्टन थ्योरी जो कहते हैं कैसे फर्क पड़ता है, तो वो भी है, मतलब मल्टीपल थ्योरीज आगे जाके 3-4 थ्योरीज ये पॉइंट ऑफ व्यू आएंगे जो आप देखेंगे। तो इसका मतलब ये है कि इसमें भी कोई कंसेंसस नहीं, यानी कि ये सारी बातें अभी तक जितनी मैंने आपको बताई है कि जी मैनेजमेंट का अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, शेयर होल्डर्स का अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, और इसके अलावा थ्योरीज अभी आगे जाके जो डिस्कस करेंगे वो अलग है। तो कोई कंसेंसस या कोई वन लाइनर फॉर्मूला नहीं है कि हाँ इतना कैपिटल स्ट्रक्चर हो तो ठीक है। ये डिफरेंट, इसका मतलब ये है कि ये जो ये कह देते हैं ना, जैसे हम अगर लेट्स सपोज एमपीवी निकालते हैं और हम ये कह देते हैं कि जी ये पॉजिटिव आ गई है तो अब इसमें इन्वेस्ट कर दें, इवन ये भी कोई स्ट्रॉन्ग बेसिस नहीं है फैसला करने में। देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच यू हैव टू सी बिफोर गेटिंग इनटू एनी फाइनल डिसीजन। आपने जो डिसीजन मेकिंग करनी है उससे पहले बहुत सारी चीजें देखनी है। अच्छा, इसके बाद ये जो फाइनेंस थ्योरी में सबसे पहले जो चीजें हैं जो डिस्कस करने वाली वो देख लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं देखें। Capital structure important है बिल्कुल। Companies with different capital mixes are exposed to different level of risk and incur different levels of capital cost। तो इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने लीवरेज अगर लिया है तो कैपिटल स्ट्रक्चर तो वो लीवरेज इंटरेस्ट की टैक्स रेट तो मिल गई, लेकिन दूसरी तरफ अगर जरा सी भी इंटरेस्ट रेट्स में चेंजेस आई या कुछ भी प्रॉफिटेबिलिटी में चेंज आया या उसकी सेल कुछ कम हुई, तो उसका जो क्रेडिट स्कोर है वो एकदम से कम हो जाएगा, और जो क्रेडिट स्कोर कम हो जाएगा तो उसकी इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी। आपकी जो इंटरेस्ट कॉस्ट होती है वो आपकी क्रेडिबिलिटी जो क्रेडिट स्कोर है उसकी वजह से कोई देखिए डिसाइड की जाती है ना, वो भी डिफॉल्ट रिस्क। अगर आपकी जो क्रेडिबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट पेमेंट या लेट्स सपोज अनसिक्योर्ड आपने लोन लिया है, इन केसेस में आपका जो डिफॉल्ट रिस्क है वो बढ़ता है, उसकी परसेंटेज ज्यादा हो जाती है। अब आपको याद है हमने इनको पढ़ा था इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, तो मैंने आपको बताया था एक तो रियल आपका इंटरेस्ट है, उसके बाद उसमें इन्फ्लेशन ऐड करें, उसमें करेंसी रिस्क ऐड करें, उसमें आप लिक्विडिटी रिस्क ऐड करें, एक डिफॉल्ट रिस्क ऐड करें, तो एक इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अमाउंट हो जाती है। ये भी चीज मैटर कर रही है। फिर उसके बाद देखिए इट इज therefore important for every company to carefully decide on its capital mix after taking into consideration all the pertinent issues। ठीक है, वो क्या है वो भी आगे अब आते जाएंगे। Since the capital structure is important, what is the best capital mix that the company has? ये सवाल तो बड़ा लगता है लिटरेटिव सा लगता है, लेकिन इसका कोई एक जवाब नहीं है। जनरली ये कहते हैं, जैसे कहते हैं ना, जैसे एमपीवी और ये कैपिटल बजटिंग की कुछ आईआरआर एमपीवी इस तरह की टेक्निक्स हैं, आप इन्हें सॉल्व करें ना तो ये कहते हैं कि जो एमपीवी जिस पॉजिटिव आए ना जिस वे पे, दैट इज एक्सेप्टेबल वे। ये कुछ जनरल इसके कहते हैं बातें रूल है। इसी तरह कहते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर जिसमें वैट सबसे कम हो वो कैपिटल स्ट्रक्चर आप वो आपको अपनी कंपनी के लिए सूट होगा। लेकिन स्टिल ऐसा ये भी बात है कि ऐसा नहीं है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने एक डाइट डिसाइड कर लिया, आज से 6 महीने के बाद एक बैच सुटेबल होगा। ऐसा नहीं होता कि वही कैपिटल स्ट्रक्चर जो आपका अभी चल रहा है वो अगले साल भी वही वर्कआउट करेगा। सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं एंड यू हैव टू मतलब इसको आपको रीलुक करने की जरूरत है, बार बार देखने की जरूरत है। इससे ऐसा नहीं हो सकता कि फिक्स कर लें कि हमारी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर यही होगा, ऐसा नहीं है। स्टिल एक हम रूल जो आप कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर का वही हो सकता है कि वो कैपिटल स्ट्रक्चर जिसमें आपका वैट जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो सबसे कम है, वो बेस्ट है फॉर द कंपनी। साथ में उसने इसकी वो भी दे दी, सपोर्ट भी दे दी कि गारंटी नहीं है, लेकिन स्टिल ये एक कम रूल है जो फाइनेंस की लिटरेचर में कहा जाता है। अच्छा, अब ये 3 सिनेरियोज हैं आपके सामने रखे, इसमें उसने बताया है कि देखिए ये 3 सिनेरियोज हैं मैक्सिमम कैपिटल स्ट्रक्चर के, क्या क्या इसमें हो सकता है। सबसे पहले एक कंपनी है जो कि बिल्कुल कैपिटल डेट नहीं लेती, अनगियर्ड है, जो अनगियर्ड कंपनी है, ये वो कंपनी है जो बिल्कुल कर्जा लेती ही नहीं है इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड भी और इन टर्म्स ऑफ बैंक से भी। दूसरी कंपनी है जो कि लो गियर्ड है, इसका मतलब ये है कि वो 30% डेट ले लेती है और 170% उसकी इक्विटी है। तीसरी जो कंपनी है उस सिनेरियो उसने कहा कि हाई गियर है, हाई गियर मतलब 70% डेट लेती है और 30% जो है अपनी इक्विटी दे सकती है। टोटल जो उसका कैपिटल इस कंपनी में इस वक्त मौजूद है उसमें 70% कर्जा लिया है, 200% रेस किया है, और 30% जो है वो इक्विटी पे रेस किया है। इस सिनेरियो में क्या बनेगा, मतलब इसका कंक्लूजन क्या होगा वो जरा देखिए। आगे चलते हैं, वन बाय वन सिनेरियो देखते हैं। अब देखिए मॉडल 1 है, मॉडल 1 में है अनगेयर्ड कंपनी। अनगेयर्ड कंपनी यानी कि वो कंपनी जिसमें कोई कर्जा नहीं,
ये बियरिंग रेशो भी होती है, तब उसके इसको इस तरह से भी कहते हैं, डिफरेंट उसके नाम है। तो यहाँ पर जैसे अभी लीवरेज भी से करते हैं। तो अनगेट कंपनी जिसमें कोई कर्जा नहीं है, इस तरह की कंपनी है, लेट्स सपोज ये कि बिल्कुल 100% इक्विटी से फाइनेंस हुई है, इसमें भी 2000 है, इक्विटी की कॉस्ट तो होगी ना, इक्विटी की कोई की कॉस्ट हो, आप कहेंगे कि टोटल कैपिटल है हमारा इक्विटी ही, क्योंकि उसमें और तो कुछ है ही नहीं, डेट भी जीरो है, प्रेफर्ड शेयर्स भी नहीं इशू किए हुए, तो आपकी इक्विटी ही उसमें टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी। लेट्स अज्यूम कि 11% कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, डेट भी जीरो है, प्रेफर्ड शेयर भी है ही नहीं इसमें, तो 11% इज योर बैक इन दिस केस इन मॉडल वन, बिकॉज देयर इज नो डेट एंड देयर इज नो प्रेफर्ड शेयर्स। दूसरा मॉडल देखें, उसमें उसने कहा कि लो गियर्ड कंपनी, लो गियर्ड कंपनी मतलब डेट की रेशियो कम है, इक्विटी की रेशियो ज्यादा है, 70%, आपने 100% जो कैपिटल आपकी कंपनी में मौजूद है इस वक्त, जो आप यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए और उससे फिर प्रोडक्ट बनाएंगे और उनको सेल करेंगे, उस पैसे में 70% आपने पैसा रेज किया इक्विटी से और 30% आपने कर्जा लिया हुआ है बैंक से। ये है लो गियर्ड, लो लीवरेज कंपनी। इसमें डेट की कॉस्ट, लेट्स सपोज जो आपकी है वो 9% है, और आपकी जो इक्विटी है उस वो आपकी 11.5% है। इसकी जब आप वेटेड एवरेज निकालते हैं, जो उन्होंने निकाल के दी हुई है, हमें निकालने की जरूरत नहीं है, जो उन्होंने फिगर बताई है वो कहता है कि 10.75% है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो, अब देखें, हम ये समझ रहे हैं कि अगर हम बिल्कुल कर्जा ना लेंगे तो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पे तो वैट उसकी 11% है। यहाँ पे जो हमने कैपिटल मिक्स बनाया, अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन किया जिसमें हमने लो गेयर्ड यानी कि कर्जा कम रखा और अपनी इक्विटी ज्यादा रखी, यहाँ पे हमारी जो बैक है यानी कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो 10.75 है। तीसरा मॉडल देखें जिसमें कर्जा ज्यादा है और इक्विटी कम है, तो अब डेट लेवल ज्यादा हो गया तो उसकी जो कॉस्ट है वो भी बढ़ेगी। अच्छा जी, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपकी 12% है और कॉस्ट ऑफ डेट 9.5। इसका जब उन्होंने वैल्यू निकाला तो वो निकला है 11.25%। ऑब्वियसली डेटा होता है, डेटा की बेसिस पे आप निकालेंगे, ये उन्होंने आपको मॉडल सिनेरियो कैलकुलेट करके दिया है जस्ट टू शो यू द डिफरेंस, जी सर कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करने से तो क्या सिचुएशन बनेगी। अब देखिए, पहले केस में 11%, दूसरे केस में 10.75% और तीसरे केस में 11.25%। तो मेरे ख्याल से अगर हम तीनों को कंपेयर करें तो जो ये लो गियर कंपनी है इसका वैट सबसे कम है। इसका मतलब है कि ये जो कंपनी है तो ये वैट कैलकुलेट करिए, इसके लिए जो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर है वो ये 3070 वाला है। तो ये दिस इज ये हम बात करने की कोशिश करेंगे, ये हम डिसाइड करेंगे, इस सारे चैप्टर को पढ़ने का पर्पज ये है कि हम ये देखेंगे कि हमारी कंपनी के लिए कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी कि जो पैसा हम फाइनेंस हम रेज कर रहे हैं उसकी, वो कौन, उसका क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, कितने परसेंट हम इक्विटी रेज करें, कितने परसेंट हम अ, जो डेट है वो लेंगे। तो इस कंपनी में तीनों सिनेरियोज में ये इसमें वैट कम है, तो इसका मतलब है कि थियोरेटिकली अगर हम चलें तो 10.75% वैट है ये मॉडल इस कंपनी के लिए, ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर है ये ऑप्टिमल है इस कंपनी के लिए। ये तीनों सिनेरियोज आपके सामने रख के वैट के साथ कंपैरिजन करने का मकसद ये बताना था आपको। ठीक है, तो ये क्लियर है। थ्री मॉडल एग्जांपल्स टू डेमोंस्ट्रेट दैट अ चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर ऑलवेज ऑलवेज हैज एन इम्पैक्ट। जैसे मॉडल आगे मिला कि मैंने आपको पीछे बात बताई ना, तो ये कहती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बताया तो मैंने से सिनेरियो बेसिस पे देखा तो फर्क तो पड़ता। However, it is a matter of judgment so as to what level of debt would be, ये फिर आप देखते हैं, डिसाइड करते हैं। फिर बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि इसमें इम्पैक्ट किए जाते हैं। Seven structure is not something which can also be replicated from a company to company। अब इसमें भी आपको हाईलाइट करने की बात कोशिश की है कि देखें, ये जरूरी नहीं है कि एक कंपनी ने जो कैपिटल स्ट्रक्चर इस्तेमाल करी है वो दूसरी कंपनी वो इस्तेमाल करेगी तो कामयाब होगी। यू कैन नॉट रेप्लिकेट इट, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो कंपनी कब का बिजनेस साइकिल भी से गुजर रही है, लाइफ साइकिल क्या है उसका, उस कंपनी की इंडस्ट्री चेंज हो सकती है, कंट्री का फर्क हो सकता है, कल्चर का फर्क हो सकता है, पाकिस्तान का और यूएस का फर्क है, यूएस और जापान का फर्क है, कल्चरल डिफरेंस, इकोनॉमी का फर्क है, सोशल नॉर्म्स का फर्क है, पाकिस्तान में कर्जा लेना अच्छा नहीं समझा जाता, ये भी एक चीज है। तो ये सारी चीजें मैटर कर रही है when you are deciding the capital structure और ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर को देख रहे होते हैं, तो इसमें काफी सारी चीजें, काफी सारी बातें करती हैं। तो देखिए कुछ पैटर्न है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये ऑब्जर्वेशन है, तो जब लिटरेचर को स्टडी किया गया ना रिगार्डिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन सामने आए। वो क्या ऑब्जर्वेशन, वो ये है कि सबसे पहले तो आप ये देखें कि टैक्सेस, टैक्स शील्ड एक इम्पोर्ट, कुछ लोग जो डेट को प्रेफर करते हैं वो टैक्सेस की वजह से, क्योंकि डेट आपको कर्जा आपको टैक्स शील्ड प्रोवाइड करता है, इसलिए वो उसकी तरफ उनका ध्यान ज्यादा होता है। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो कैपिटल इंटेंसिव होती हैं, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि सर्विस बेस्ड होती हैं, जिन्हें कैपिटल, जैसे यहाँ पर जैसे देखें एनर्जी जनरेशन कंपनी है, सीमेंट के प्लांट्स हैं, वो कैपिटल इंटेंसिव है, उनका जो डेट स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है।
जो रिटेलर्स हैं वो पेड हैं, उनका कैपिटल स्ट्रक्चर कितना होता है, वो उनके लिए कर्जा लेना हो सकता है अच्छा क्या? मैडम, आपने ये वो लगाया हुआ है ईयर पे, वो जो क्या कहते हैं कानों पे, ईयरबड्स लगाए हुए हैं? क्योंकि इसमें थोड़ी सी ना मैडम डिस्टॉर्शन सी आ रही है। अगर आपके वायर वाले ये है ईयरफोन्स, तो उसको थोड़ा सा करें, क्योंकि डिस्टॉर्शन फिर रिकॉर्डिंग में भी जाएगी। अब देखें, अब ठीक है? जी अब ठीक है मैम। अच्छा, अभी इस पे देख लेते हैं। अच्छा देखिए, ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं, ये पैटर्न्स है ना, ये उन्होंने बताया कि जब आप डिसाइड कर रहे होते हैं, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये डिसीजन मेकर, ये जो फाइनेंस मैनेजर है, उसके भी माइंडसेट की बात है कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में ये डिसीजन मेकिंग कर रहा है। जैसे भी बात हमने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया कि टैक्स शील्ड भी एक पॉइंट है, कि उसको भी कंसिडर करते हुए लोग फिर हाई लिवरेज की तरफ जाते हैं, मे बी हो सकता है ये भी। दूसरी बात इंडस्ट्री की बात हुई कि वो कैपिटल इंटेंसिव है या नहीं है, उसके लिए भी अगर कैपिटल इंटेंसिव है तो दैट रिक्वायर्स कि उसका जो डेट लेवल है वो ज्यादा हो। अगर पैसे होंगे ज्यादा तो वो एक्वायर कर सकेंगे ना डेट। इतने जो प्लांट्स और ये इक्विपमेंट्स और इस तरह की चीजों के लिए यू नीड मोर कैपिटल। फिर उसके बाद इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है। ओनरशिप स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल, जैसे पाकिस्तानी इन्वायरमेंट है, इसमें फैमिली ओन्ड बिजनेसेस ज्यादा है। तो ये और एक एक तो बात ये है कि फैमिली स्ट्रक्चर और ओनरशिप की क्या कंपोजिशन है, ये भी। और दूसरी बात, अगर आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हवाले से देखें ना, तो पाकिस्तान में जो बोर्ड है बनाया जाता है, और जो बाहर के ममालिक में जो बोर्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कंपोजिशन होती है वो डिफरेंट है। तो ये जो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग है इस पे भी, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी उनका स्टेक है, फैमिली जो बिजनेसेस ओन कर रहे हैं उनका स्टेक है, तो वो नहीं ये इस चीज को अलाउ करते हैं कि आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे 100% छोड़ दें कि वो डिसाइड डिसाइड करें कि व्हाट विल बी द कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑब्वियसली इन लोगों की से ज्यादा होती है। तो ये इसका मतलब ये कि ओनरशिप स्ट्रक्चर भी मैटर करता है व्हेन यू आर डिसाइडिंग कि हमने क्या कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। अच्छा, फिर एक एक जो ट्रेंड है वो ये भी मार्केट में देखा जाता है, लिटरेचर हमें ये बताता है कि ऐसा भी होता है कि जब जो कंपनी ज्यादा लीवरेज लेती है, ज्यादा कर्जा लेती है, उसके जो उसका जो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी अल्टीमेटली कम होती है। ये भी है कि उसकी वजह ये है कि जब आप कर्जा लेते हैं तो उसमें फाइनेंशियल डिस्ट्रेस कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाती है। जैसे हम कहते हैं ना कि जब आप एक कह रहे हैं इंटरेस्ट, एक इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को आप डिटरमाइन कर रहे हैं, तो एक तो रियल है कॉस्ट है, उसमें फिर एक नॉमिनल कॉस्ट है, क्योंकि आप उसमें इन्फ्लेशन का फैक्टर भी लेते हैं, उसमें डिफॉल्ट रिस्क का फैक्टर भी लेते हैं, उसमें लिक्विडिटी रिस्क का फैक्टर भी लेते हैं। अगर क्रॉस कल्चर है तो उसमें आप जो करेंसी फ्लक्चुएशन है उसका रिस्क भी ऐड करते हैं, तो फिर फाइनल आप कॉस्ट ऑफ देखते हैं कि आपकी क्या बन रही है। तो इसी तरह जब आप लिवरेज बहुत ज्यादा लेते हैं तो उसमें फाइनेंशियल डिस्ट्रेस कॉस्ट भी आती है। क्या है डिस्ट्रेस कॉस्ट? वो ये है कि क्या ये इतना कर्जा तो ले रहे हैं, क्या ये इसको मीट कर भी सकेंगे अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को, या नहीं कर सकेंगे। तो ये जो डिस्ट्रेस कॉस्ट है ये भी मैटर करती है। इससे क्या होता है कि अल्टीमेटली एक सिग्नलिंग थियरी है जो कि मार्केट में प्रिवेल करती है कि जो भी एक्शंस होते हैं कंपनी के, उसका इम्पैक्ट। अब देखिए, जैसे अभी जंग हुई तो मार्केट क्रैश कर गई। आप देखें कि वो जो जहाज था फ्रांस का, उसकी खबरों में आ रहा था ये सब कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, और जो सॉरी चीन के जहाज की परफॉर्मेंस अच्छी थी और फ्रांस की अच्छी नहीं थी। तो आप देखें शेयर मार्केट में क्या हुआ है, शेयर मार्केट में उस कंपनी के शेयर्स बढ़ गए हैं, जो दूसरी कंपनी थी उसके शेयर्स गिर गए हैं। ये खुद मैंने न्यूज, ये जो न्यूज चैनल पे। तो ये जो चीज़ है, इसका मतलब है कि एक सिग्नलिंग थ्योरी है जो प्रिवेल करती है कि जब भी मार्केट कोई कोई एक्शन होता है, या कोई भी प्रोडक्ट में कोई फॉल्ट निकल आता है, या कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है, तो मार्केट इस पर फौरन रिएक्ट करती है। तो एक सिग्नल जाता है मार्केट में, जिसकी वजह से अब नेगेटिव सिग्नल है तो सेलिंग शुरू हो जाती है, पॉजिटिव सिग्नल है तो बाइंग शुरू हो जाती है। बाइंग शुरू जब होती है तो डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है प्राइस बढ़ जाती है, एंड वाइस वर्सा सिनेरियो होता है। तो ये चीजें भी देखने वाली। फिर एक एक ट्रेंड ये भी मार्केट में पैटर्न नजर आता है कि डिफरेंट कल्चर्स एंड सोशल नॉर्म्स फॉर डिफरेंट कैपिटल स्ट्रक्चर्स। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में इतना अच्छा नहीं समझा जाता कि कर्जा लिया जाए, क्योंकि उसमें सूद आपको देना पड़ता है, ये इंटरेस्ट की जो सारी डायनामिक्स। फिर कंपनीज प्रेफर टू से विद इन देयर टारगेट डेट जोन। इस ये ट्रेंड ये है कि कंपनीज को पता है कि हमने ज्यादा लीवरेज ली तो उसमें डिस्ट्रेस कॉस्ट आएगी, हमारा जो डिफॉल्ट रिस्क है बढ़ जाएगा, तो वो क्या करती है, उन्होंने एक ऑप्टिमल सा स्ट्रक्चर अपना डिजाइन किया होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 40% हमारा डेट है, तो अगर हम लेट्स सपोज किसी वजह से कोई प्लांट हमें बाय करना है, हमें पैसे की जरूरत पड़ गई और हमने शॉर्ट टर्म के लिए कर्जा ले लिया है, तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम उसे जल्द से जल्द वापस करके अपनी ऑप्टिमल जो रेंज है, मीन रिवर्जन इसे कहते हैं, उसमें वापस आ जाए। तो ये भी बात है। ये जो जितनी भी 5-7 पॉइंट मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं, ये सारे वो पैटर्न्स हैं जो आपको जब जो रिसर्चर्स हैं फाइनेंस के की फील्ड के, उन्होंने जब रिसर्च की तो ये सारी चीजें हाईलाइट हुई। ये कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशंस और पैटर्न्स हैं जो देखे जाते हैं, रिसर्च स्टडीज ने ये बताई। इसका मतलब ये है कि ये सारी चीजें इंटरप्ले है इन सबका। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि 1 स्ट्रेट 2 + 2 4 नहीं है। इसमें काफी सब्जेक्टिव एलिमेंट्स भी आपको देखने होते हैं व्हेन यू आर डिसाइडिंग अबाउट द कैपिटल स्ट्रक्चर।
तो कैपिटल स्ट्रक्चर का डिजाइन करना कोई इतना आसान नहीं है कि एक एक सवाल मुझे दे दिया गया और मैंने उसकी उसकी बेसिस पे कुछ फॉर्मूले लगाए दो और मैंने कैलकुलेशन की और मुझे जवाब आ गया और मैंने उसको कह दिया ये कर लें आगे बढ़कर। नो, आई नीड टू सी सो मेनी अदर फैक्टर्स, जिनमें से कुछ मैंने आपके सामने आपको बताए भी। और फिर कंफ्यूजन इतनी है कि देखें देयर आर डिफरेंट थ्योरीज। एक थ्योरी इतनी स्ट्रांगली ये कहती है कि इट डजंट मैटर कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, इससे फर्क नहीं पड़ता। एक दूसरी कहती है कि नहीं, वही तो फैक्टर है, उसी से तो फर्क पड़ता है, इसी से तो सारे मामलात चलते हैं। तो इतनी कॉन्ट्रडिक्शन के, इन सारी कंफ्यूजन के बीच में यू हैव टू मेक अ डिसीजन। ये बात। फिर देखिए ये कुछ थ्योरीज हैं जिसमें से एक तो मैंने मॉडुलानी और मिलर की भी आगे भी आई थी, वो एक तो वो डिस्कस हुई। उसका बेसिक प्रेमाइज मैंने आपको बताया कि कैपिटल स्ट्रक्चर डजंट मैटर। ये जो एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस है वो ये कहता है कि आपकी जो कंपनी है, उस वो जो जो प्राइस उसकी ऑफर कर रही है किसी भी शेयर की, किसी भी बॉन्ड की जो मार्केट में ऑफर कर रही है, तो उसमें ऑलरेडी इस चीज को इनकॉर्पोरेट किया हुआ है उसने कि आपकी कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें आपने डेट ज्यादा लिया है, आपने इक्विटी आपकी कम है ज्यादा है, जो भी है ना, जिस तरह का भी आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है, इस बात को वो ऑलरेडी इंटरनलाइज करके प्रोसेस करके उस वो प्राइस तक पहुंची। ये बात है इसका मतलब ये है कि जो भी आपकी प्राइस है ना सिक्योरिटी की, उसने ऑलरेडी इस चीज को कंसिडर किया हुआ है। लोग जो बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं वो इस बात को, उनको पता है कि इस कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, एंड देन दे आर बाइंग एंड सेलिंग। तो सप्लाई एंड डिमांड डिमांड फोर्सेस उसकी बेसिस पे ही, पहले उसकी बेसिस पे ही, अनलेस की कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि आपकी कंपनी की शेयर नहीं हुई थी लोगों के साथ। ये जो एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस है वो कहता है कि सारी चीजें, सब बातें, सारी इन्फॉर्मेशन ओपन है, कोई इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री नहीं है, एवरीबडी नोज अबाउट द इन्फॉर्मेशन, कंपनी से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन हर एक बंदे को पता है, और वो उसकी बेसिस पे खुद से डिसीजन मेकिंग करके डिसाइड कर रहा है कि मैंने इस कंपनी की शेयर बाय करने हैं या नहीं करने। तो जब बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, डिमांड एंड सप्लाई पे डिसाइड हो रही है प्राइस, तो इट डजेंट मैटर। all the information about all securities is known to the players. Large number of investors हैं और ऊपर डिसाइड कर सारी इन्फॉर्मेशन रेडिली अवेलेबल इन द मार्केट। तो ये जो पर्सपेक्टिव है इस थ्योरी का, ये मैंने इस थ्योरी की जो ट्रांसलेशन आपके सामने रखी है, ये विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल स्ट्रक्चर है। इस थ्योरी को फाइनेंशियल मार्केट्स के हवाले से भी ट्रांसलेट किया जाता है। ये थ्योरी ये कहती है कि एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज किया तो आपकी मार्केट प्राइस जो है वो गिर जाएगी बढ़ जाएगी। नो, बिकॉज इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री नहीं है। इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री मतलब डिफरेंट लेवल ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं है, एवरीबडी हैज द सेम लेवल ऑफ इन्फॉर्मेशन, और किसी को भी इन्फॉर्मेशन हासिल करने में कोई रुकावट भी नहीं है। तो ये बात है। ये हाइपोथेसिस ये कहता है कि मार्केट्स अगर परफेक्ट है ना, यानी कि हर एक के पास इक्वल राइट है इन्फॉर्मेशन का, एंड एवरीबडी नोज अबाउट एवरीथिंग रिगार्डिंग द कंपनी, तो फिर मार्केट को इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। अगर इन्वेस्टर्स ठीक समझते हैं, वैल्यूएट करते हैं, तो वो आपकी प्राइस खुद ब खुद बढ़ेगी। और अगर आप वो समझते हैं कि आप जितना वो रिस्क बेयर कर रहे हैं उतना आप रिटर्न ऑफर कर रहे हैं, तो वो आपकी चीज बाय करेंगे, और अगर नहीं तो फिर वो नहीं बाय करेंगे। ये बात है। इसका मतलब ये है कि कंपनीज इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ स्ट्रेटेजी डिसीजन ऑन द कैपिटल मिक्स मस्ट स्टडी द कैपिटल मार्केट फ्रॉम विच दे होप टू रेज द लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस। को देखना चाहिए कि लोग क्या परसीव करें, लोग क्या लोगों को लोगों की जो परसेप्शन है वो क्या है अबाउट योर शेयर, अबाउट योर मार्केट। क्या मैं शेयर ऑफर करती हूँ तो क्या लोग खरीदार हैं शेयर के, क्या वो क्या परसीव करते हैं, क्या वो ये समझते हैं कि जो परसीव्ड रिस्क दे आर बेयरिंग, उसके बदले में उनको जो रिटर्न मिल रहा है मेरी जो शेयर प्राइस पे, या जो मैं एज अ बॉन्ड अगर मैं इशू कर रही हूँ तो मैं जो ऑफर कर रही हूँ, उनके लिए क्या ये उनके लिए फीजिबल है, तो वो बाय करेंगे, अदरवाइज वो बाय नहीं करेंगे। मैं जो मर्जी करूँ, जो मर्जी मेरी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर। ये चीज है, ये थ्योरी इस बात पे बात करती है। फिर जैसे मॉडलानी मिलर की थ्योरी में मैंने वन लाइनर एरिया आपको बताया, ये कहते हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, इट डजंट मैटर वेदर द फर्म फाइनेंसेस विद डेट और इक्विटी, एज लॉन्ग उसकी ऑपरेटिंग इनकम जो है वो अनचेंज है या बेहतर है, वो कॉस्ट को कवर कर जाती है। तो उसका मतलब है ठीक है, 100 रुपए आपने रेस किए, 100 रुपए आपने इन्वेस्ट किए, उसमें आपने 120 रुपए भी कमाए, 7 रुपए आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, 13 रुपए आपको फायदा है ना जब तक, तब तक आप ठीक। अगर ऐसा हो गया कि आपने 7 रुपए पे करने हैं 100 रुपए कैपिटल पे, आपको 7 रुपए भी नहीं अर्न हो रहे, फिर ये आपके लिए फिजिबल नहीं है। तो ये बात है। ट्रेड ऑफ थ्योरी वो कहती है कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर वो ऑप्टिमम है जिसपे आप इक्विटी और जो बैलेंस कर लें बेनिफिट्स ऑफ डेट, और जो है ना, इतना इतना आप डेट लें जिसपे आपकी कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस और बैंक्रप्सी का आपको डर ना हो, इससे आप बैलेंस बैलेंस आउट करें। इतना डेट लें कि आपको इसका शिकार ना होना पड़े, ताकि आपको टैक्स सेविंग मिल जाए, जो टैक्स शील्ड है वो आपको मिल जाए। ऐसा ना हो कि आप टैक्स शील्ड तो ले लें लेकिन उसके बदले आपको बैंक्रप्सी और डिफॉल्ट रिस्क और आपकी दूसरी जो कॉस्ट है फाइनेंशियल डिस्ट्रेस कॉस्ट है वो बढ़ जाए। तो ये बात है, आप बेनिफिट्स लें टैक्स एडवांटेज के, लेकिन इस कॉस्ट पे ना लें कि आप इंसॉल्वेंट हो जाएं एट द एंड ऑफ द डे। फिर ये तीसरी थ्योरी है पैकिंग ऑर्डर थ्योरी, ये कहती है कि आप जो भी आप फंडिंग कर रहे हैं ना वो आप इंटरनली करें, आप जाएं ही नहीं। उसकी वजह ये है
इंफॉर्मेशन एसिमेट्री है। ये थ्योरी कहती है कि जो इंटरनल मैनेजर्स हैं, एक वैसे भी कानून भी है 1870, हाँ, जो कंपनीज एक्ट 2017 हम पढ़ते हैं, इसमें ना वो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है। वो कहता है कि डॉक्ट्राइन ये है कि अंदर जो कंपनी के हो रहा है ना, वो बाहर वाले लोगों को नहीं पता, और बाहर वाले ये अज्यूम करते हैं कि जो अंदर हो रहा है वो ठीक हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर लेट्स सपोज अंदर कोई इनसिमेट्री है, तो वो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, ह्यूज प्रोबेबिलिटी कि बाहर वाले लोगों को नहीं पता होगी। तो चूंकि देर आर चांसेस, इनसाइडर ट्रेडिंग का भी तो एक कॉन्सेप्ट है ना जो हम देखते हैं इन द मार्केट। तो अगर इस तरह की प्रोबेबिलिटी हो सकती है और चांसेस भी हैं, तो मैनेजर्स को इसका मतलब है कि ज्यादा पता है। इसका मतलब है अगर मैनेजर्स को ज्यादा पता है कंपनी के बारे में और आउटसाइडर्स को कम पता है, और उनको वही पता है जो उन्होंने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के जरिए बता दिया है, इसका मतलब ये है कि इन्फॉर्मेशन सिमेट्रिकल नहीं है, एसिमेट्री है उसमें, या नॉर्मली है उसमें। तो अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब ये है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, आउटसाइडर्स हैं, दे कैन बी एट लॉस, वो उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए बेहतर है कि जो भी आप फाइनेंसिंग करें, कोशिश करनी चाहिए कि वो आप इंटरनली करें, इंटरनल फंड से, रिटेन अर्निंग से फाइनेंसिंग कर लें, रादर देन डेट। और डेट की तरफ आप तभी जाएं जब आपके पास और कोई सोर्स ना बचता हो। सब हायरार्की में सबसे लास्ट आपका जो रिजॉर्ट है ना, वो डेट होना चाहिए। ये पैकिंग थ्योरी का कॉन्सेप्ट। तो खैर, सारी ये जो थ्योरेटिकल डिस्कशन और लिटरेचर की जो डिस्कशन है, उसको करने के बाद ये हम कंक्लूड करें कि ऑप्टिमल कैपिटल जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें ये कोई इतना सीधा सवाल नहीं है कि कितना होना चाहिए जी, जितनी बैकअप हो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के स्टूडेंट के लिए इतना जवाब बहुत है। लेकिन जब स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्टूडेंट बात कर रहा होता है, तो देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स टू कंसिडर। हम बहुत सारी चीजें और भी देखते हैं। हमने देखें कितनी थीरीज देखी हैं, हमने कितने पर्सपेक्टिव देखे हैं। अब आगे देखेंगे, अगली जो स्लाइड आपको देखेंगे, तो उसमें कितने 8-9 फैक्टर्स हैं आपको नजर आएंगे। इससे पीछे भी कुछ फैक्टर्स, पैटर्न्स हमने डिस्कस किए। ये सारी चीजें इम्पैक्ट करी होती हैं आपकी कैपिटल कैपिटल जो बजटिंग के, जो कैपिटल मिक्स है आपका, जो कैपिटल स्ट्रक्चर है बेसिकली, उसकी डिसीजन मेकिंग। ये सारी चीजें आपने कंसिडर करनी है। ओनरशिप स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, मैनेजमेंट बोर्ड की क्या सिचुएशन है, उसकी रेपुटेशन, उसमें उसकी कंपोजिशन कैसी है, मैनेजमेंट रिस्क अवर्स है या रिस्क टेकर है, इंडस्ट्री टाइप कैपिटल इंटेंसिव है या लेस कैपिटल इंटेंसिव है, बिजनेस रिस्क और लिवरेज रिस्क उसको देखना है। जैसे भी हमने बात की कि टैक्स शील्ड के चक्कर में डिफॉल्ट रिस्क और डिस्ट्रेस रिस्क ना बढ़ा लें आप। इकोनॉमी को देखें, इकोनॉमी रिसेशन में है कि आपकी कंपनी की लाइफ साइकिल क्या है, उसका ग्रोथ पे है, मेच्योरिटी पे है, टाइमिंग ऑफ इशू क्या है, स्टेट रेगुलेट बहुत ज्यादा रेगुलेटेड है क्या सिनेरियो है, कैपिटल मार्केट्स बहुत ज्यादा रेगुलेटेड है, डीरेगुलेटेड है क्या सिनेरियो। ये सारी चीजें मैटर करी होती हैं व्हेन यू आर फॉर्मिंग अ डिसीजन अबाउट द कैपिटल स्ट्रक्चर। तो ये सारी स्टोरी मैंने सुनी थी। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आई होगी। अगर कोई चीज़ इसमें समझ ना आई हो, ये आगे जो आपको स्लाइड्स नजर आएंगी ना, ये इसी की थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि मुझे अंदाजा है कि मे बी शायद आप बुक से ना गो थ्रू करें, तो मैंने इसमें ऐड कर दी थी ताकि आप इसको एक दफा पढ़ लेंगे। वही सारी बातें हैं जो मैंने अभी बताई, जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी ओनरशिप में फैमिली ओन्ड और जो दूसरी कंपनीज होती हैं, मैनेजमेंट का की जो है रिस्क अवर्स है या उसका गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या है, रिस्क टेकर है, गवर्नेंस के क्या हालात हैं इन द कंपनी, मैनेजमेंट का एटीट्यूड कैसा है, कंजर्वेटिव है या रिस्क टेकर है, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस किस तरह से वो रिस्क टेकर्स हैं या रिस्क अवर्स हैं, इंडस्ट्री टाइप क्या है, कैपिटल इंटेंसिव है या नहीं। ये सारी चीजें जो मैंने अभी बताई हैं वर्बली, ये इसमें सारी डिटेल में थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दी हैं, ताकि आपको मुश्किल ना हो। पढ़ लें आप इसे एक दफा। ये डिस्कशन जो हमने की, सारी डिस्कशन के बाद आई होप कि ये जो दो बातें हैं ना, कि सोर्सेज ऑफ कैपिटल, पहली बात, कॉस्ट ऑफ कैपिटल दूसरी बात, और तीसरी बात ये है कि कैपिटल स्ट्रक्चर मिक्स, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, ये तीन सवालों के जवाब आपको पता होने चाहिए कि होता क्या है। अब ये तीनों डिफरेंट चीजें, उसके बाद फिर हम मूव करते हैं कैपिटल बजटिंग की तरफ, वो उसके बाद आती है। और ये सिर्फ इसी हद तक महदूद नहीं है कि जैसे अभी देखें तीनों सिनेरियोज में आपको एग्जाम्पल में दिखाया, फिर आपको थेरी से इंट्रोड्यूस किया। ये जो सारी चीजें ये बताई हैं, ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हवाले से। ये इस शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव ये है कि एक छोटा सा सवाल दे दिया जाए और उसमें आप फटाफट से सॉल्व करके बता दें, फॉर्मूला लगा के ये बैक है और ये ठीक है। लेकिन सिर्फ ये कह देना, ये कंपनी का उसके मुस्तकबिल का फैसला, आप उसके 10 साल का अगले का फैसला इस पॉइंट पे नहीं कर सकते। यू नीड टू कंसीडर मेनी फैक्टर्स, टेक इनटू अकाउंट ऑल द थिंग्स विद द लॉन्गर पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पे हम ये डिस्कशन कंक्लूड करते हैं। उसको साइड से मैं शेयर कर देती हूँ अभी फौरन, आप उसको देखिएगा। इसमें कोई चीज़ अगर आपको समझ में आए तो मुझे आपको बताना है, उसको डिस्कस भी कर लेंगे। कोशिश करें कि इसको गो थ्रू कर लेंगे, अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें, और ताकि हम ब्रीफली अपनी जो हमारी क्लास है उसमें से डिस्कस करें और मूव करें टू द न्यूमेरिकल पार्ट, वो भी कवर करें। ठीक है, ठीक है मैडम, इसकी लाजमी ना वो काइंडली सेंड आज ही कर दीजिएगा, ये जो मैं वीडियो आपके साथ रिकॉर्डिंग है अभी ना। ये रिकॉर्डिंग भी शेयर करती हूँ जैसे ही ये सेव हो जाती है। और अभी स्लाइड आपके पास आ रही हैं 5 to 10 मिनट्स, वो जी अटेंडेंस ठीक। देख लीजिएगा। उसके स्क्रीनशॉट मुझे देने होंगे आपकी जो एडमिन है उनको, और बस फिर अभी कंक्लूड करते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह अभी मैम स्क्रीनशॉट ग्रुप में शेयर कर दी दिए हैं, बहुत शुक्रिया।
चलिए ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। उसको जरा गो थ्रू कर लीजिएगा ताकि कोई डिस्कशन का पॉइंट हो या कोई ऐसी चीज मिस हो गई हो से बात कर लेंगे। लेकिन ये इस सब्जेक्ट की जो स्पिरिट है ना वो यही है जो अभी हम बात कर रहे हैं। और इंशाल्लाह जब अगली क्लास में आप कोशिश करेंगे कि कोई केस स्टडी सॉल्व करें ताकि ये जो फौरन से क्विक से एक सवाल होता है फटाफट से सॉल्व हो जाता है, आई डोंट वांट दैट। उस पर हम रोज करें ताकि थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करें ना, उससे जरा आगे निकले। तो ये बात है, बेशक एक एक दो छोटी छोटी केस स्टडीज ही कर लें, लेकिन जरा लॉन्गर पर्सपेक्टिव में देखें कि सब्जेक्ट की डिमांड है। सब्जेक्ट सिंपल फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं है, सब्जेक्ट इज स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये बात है, चलिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज मैम, थैंक यू।